कौन है? है ना। दोस्तों नमस्कार। आज हम यूपीएससी की एक स्पेशल सीरीज हम आप लोगों के सामने शुरू करने जा रहे हैं। इसमें मैं जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ अपने आप में ये यूनिक वीडियो है। यूनिक इसलिए है क्योंकि जितने भी यूपीएससी के चैनल्स हैं जो कि जहाँ से क्वेश्चंस हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं उसमें से सभी ऑल इंडिया में जितने भी हिस्ट्री के एक्सपर्ट हैं जो लोग पढ़ाया है उन लोगों ने उससे हट करके कुछ नया मैं आप लोगों को परोसने जा रहा हूँ। और जो हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चंस आए हुए हैं प्रीवियस लास्ट 20 ईयर्स में, चाहे वो किसी भी परीक्षा में पूछे गए हों यूपीएससी किसी भी एग्जाम में, एज वेल एज द स्टेट सर्विसेज में जो राज्य की सर्विसेज होती हैं, सभी एग्जामों का कलेक्शंस जो है का जो एमसीक्यू है उसको पीडीएफ बना करके मैं आप लोगों के सामने उस पर क्वेश्चन को मैं शॉर्ट आउट कराऊंगा। शॉर्ट आउट ही नहीं बल्कि जो उसके क्वेश्चंस होते हैं, उसकी क्वेरीज होती हैं, उसको भी मैं शॉर्ट आउट करने का प्रयास करूंगा। और ये मेरा दावा है कि जो मैं करवाने जा रहा हूँ इतना ही करने के बाद आपको अलग से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें बेसिक टू एडवांस जो बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है वहाँ से लेकर के मोस्ट एडवांस नॉलेज मैं आपको शॉर्ट आउट कराऊंगा। और डिस्क्रिप्शन जो हमारा होगा थोड़ा हायर लेवल का होगा। तो जो बहुत बेसिक तैयारी करते हैं, जैसे कि छोटे लेवल की तैयारी करते हैं, शायद उनको उतना इसमें मज़ा नहीं आए या उतना मेरी बातें उनको समझ में नहीं आए। तो जो भी एडवांस स्टडी करना चाहते हैं, दैट इज़ द स्पेशली फॉर द यूपीएससी एंड द स्टेट सर्विसेज, सीडीएस, एनडीए एंड सो अदर्स एग्जाम्स, तो फॉर दोज पीपुल माई लेक्चर इज़ वेरी मच वैल्यूएबल। और मैं एडवाइस करूंगा कि जो हल्का फुल्का पढ़ना चाहते हैं शायद इनको मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए जो है पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर उनको अच्छा लगता है। लेकिन मेरा मानना है कि जो लेवल है वो सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी का और स्टेट सर्विसेज का ही लेवल है। और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं कराऊंगा, करीब ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी। लेकिन जो फर्स्ट जो मेरा लेक्चर होगा वो 15 लेक्चर्स का हो, 15 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कराऊंगा। और 15 क्वेश्चन को सॉल्व करवाने में मेरा मानना है कि इसमें बहुत सारा टाइम चला जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन जो है जो कलेक्शन हमारा है यूपीएससी और स्टेट सर्विसेज के एमसीक्यूज हैं उसको हम सॉल्व करवाने जा रहे हैं आपके सामने। इसमें से जो पहला क्वेश्चन इसमें है वो आपके सामने है। जैसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि who among the following archaeologists was the first to identify similarities between the pre-Harappan culture and the mature Harappan culture? क्वेश्चन इसका मतलब ये है कि उस इतिहासकार का नाम बताइए, पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट का नाम बताइए जिसने प्री हड़प्पा के 3 पार्ट है, आपको पता है। एक है आपका प्री हड़प्पन, मेच्योर हड़प्पन, डिक्लाइन हड़प्पन। तो सबसे पहले जब इसको पता लगाया गया तो सिर्फ मेच्योर हड़प्पा का ही पता चला था, इसके प्री हड़प्पन पीरियड्स के बारे में पता नहीं था। लेकिन इसमें सही जो आंसर होगा आपका अमलानंद घोष, एन घोष है। दिस इज द राइट क्वेश्चन। अमलानंद घोष सही क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन सही है, अमलानंद घोष। ठीक है, तो अमलानंद घोष वाज द फर्स्ट पर्सन who found the similarities between the pre-Harappas and the mature Harappans। वो ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने इसके दोनों के बीच में ये पता लगाया। अमलानंद घोष वाज द, इनके बारे में तो 2 लाइनें मैं और भी बता दूं। ये है अमलानंद घोष, एक घोष इन्हें कहा जाता है, एक घोष, अमलानंद घोष। तो अमलानंद घोष जो थे इनके बारे में यह है कि इन्होंने एक किताब लिखी है। इनके बारे में थोड़ा सा मैं अलग से बता दूंगा आपको। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी, इनकी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी एक इनकी बहुत महत्वपूर्ण किताब दी जाती है। as well as he was the Director General of the ASI
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वह डायरेक्टर रहे हैं फ्रॉम 1953 टू 1968। तो 53 से 68 के बीच में यह दो बातें इनके आपको मैं बताया कि अमलानंद घोष ने इसका पता लगाया था और इन चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया। और जो अदर ऑप्शन है आप उसमें देखिए, जो क्वेश्चन पूछा गया है इसमें दयाराम साहनी के भी बारे में और सर जॉन मार्शल के बारे में, इसमें दो व्यक्ति हैं। तो दयाराम साहनी के बारे में आपको जानने की जरूरत है कि दयाराम साहनी जिन्होंने D.R. साहनी का नाम, जिन्होंने भी हड़प्पा का एक्सकेवेशन करवाया था, दयाराम साहनी के बारे में। तो दयाराम साहनी वाज द पर्सन आर्कियोलॉजिस्ट हु एक्सकेवेटेड टू द हड़प्पन कल्चर 1921। और दयाराम साहनी के बारे में एक चीज और भी है कि he was the first person of the Indian origin to lead as the Director General of the ASI। यानी ASI के यह पहले डायरेक्टर जनरल थे जो कि भारतीय थे, ठीक है ना। ASI के पहले ऐसे भारतीय थे जिनको डायरेक्टर जनरल बनाया गया ASI का। तो यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। He was first person as the Director General of the India to lead the ASI। और RD इसके बाद फिर अगले हैं सर जॉन मार्शल के बारे में। आपको पता है कि सर जॉन मार्शल जो थे ये भी बहुत लंबे समय तक इंडिया के जो है डायरेक्टर जनरल रहे हैं। और एट द टाइम ऑफ द कर्जन, लॉर्ड कर्जन, ये मैं इनके बारे में बता रहा हूँ सर जॉन मार्शल के बारे में, कि सर जॉन मार्शल जो थे वे भी भारत के डायरेक्टर जनरल थे। और हमको लगता है कि इनका एक रिकॉर्ड था कि भारत में सबसे लंबे समय तक ये भारत के डायरेक्टर जनरल रहे हैं। 1902 से लेकर के 1928 तक, 1902 टू 1928 ही वाज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI डायरेक्टर रहे हैं। और आपको ये भी पता है कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों की खुदाई करवाने का श्रेय जो है सर जॉन मार्शल के सुपरविजन में ही इसकी खुदाई करवाई गई थी। तो यह भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और लॉर्ड कर्जन का नाम आपको पता होगा। लॉर्ड कर्जन के समय जब ASI का गठन किया गया था, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसमें कि भारत के जितने भी मोन्यूमेंट्स हैं, जो भी प्राचीन मोन्यूमेंट्स हैं, उनको मेंटेनेंस और सुपरविजन की जिम्मेदारी ASI को दे दिया गया था। तो लॉर्ड कर्जन के ही समय सर जॉन मार्शल को इंडिया में कॉल किया गया था टू लीड द डायरेक्टर जनरल ऑफ द ASI। और मैंने बताया कि 1902 से लेकर के 1928 तक ये लगातार भारत के बहुत सबसे लंबे समय तक जो है ये रहे। इसके अलावा सर जॉन मार्शल का जो कंट्रीब्यूशन ये है कि इन्होंने सांची, सारनाथ, तक्षशिला का उन्होंने जो एक्सकेवेशन करवाया था। तो सर जॉन मार्शल का बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैंने आपको बताया कि हड़प्पा भी खुदाई इन्हीं के सुपरविजन में करवाई गई थी, मोहनजोदड़ो की भी करवाई गई थी। इसके अलावा जो मैंने आपको बताया कि सांची, सारनाथ और तक्षशिला, सांची, सारनाथ और तक्षशिला, इन सभी की जो खुदाई जो है इन्हीं के सुपरविजन में करवाई गई। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सिलसिलेवार, जैसे कि ये क्वेश्चन को डिस्कस हमने किया तो इसके सारे एंगल को मैंने टच किया। अगर आप एग्जाम्स में देखोगे तो एग्जाम्स में इससे अलग भी कुछ भी कभी भी पूछा नहीं गया। अगर आप इस तरीके से सॉल्व कर लेते हैं तो चीजें, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसी चीजें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है, आपके सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो एक क्वेश्चन है कि which of the following early हड़प्पन sites provide the evidence of the fortification। निम्न में से कौन सी हड़प्पा की साइट है जो कि फोर्टिफिकेशन के बारे में चर्चा करती है कि हड़प्पा सभ्यता में फोर्टिफिकेशन मतलब था। Which of the following early हड़प्पन sites provide the evidence of the fortification, यानी किलेबंदी का जो साक्ष्य मिलता है वह किस हड़प्पन साइट से मिलता है।
तो इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया फोर्टिफिकेशन के बारे में। तो मैं आपको डिस्कस करूंगा कि अर्ली जो हड़प्पन कल्चर है उसमें फोर्टिफिकेशन कहाँ से पाया गया। सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि कुल मिलाकर के 33 जो है प्री हड़प्पन साइट्स के बारे में पता चला है। 33 हड़प्पन साइट्स के बारे में पता लगाया गया है टोटल अभी तक। हड़प्पा के पहले की जो कल्चर है इसका जो एक्सपेंशन है वो इंडिया, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैला हुआ है प्री हड़प्पन साइट्स के बारे में। और प्री हड़प्पन साइट्स और मेच्योर हड़प्पन साइट्स की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये मानी जाती है कि जो हड़प्पा का शहर था, मैंने आपको बताया कि शहर जो है वो 3 पार्ट में करीब करीब यानी इसके 3 सेटलमेंट थे। ऐसे अगर मान लिया जाए कि ये पूरा का पूरा शहर है ऐसे हड़प्पा सभ्यता का, क्योंकि आपको पता चेस बोर्ड के आधार पर हुआ। तो जो वेस्ट का हिस्सा हुआ करता था, ये वेस्ट का हिस्सा हो गया, ये ईस्ट का हिस्सा हो गया। तो जो वेस्ट का हिस्सा होता था इसे कहा जाता था सिटेडल, यानी इसे टीला या इसे माउंट कहा जाता था। यहाँ की जो वेस्ट साइड में एक एलाइट क्लास यहाँ पर रहती थी। एलाइट क्लास का मतलब जो भी उच्च वर्ग रहा होगा, व्यापारी रहा होगा, ब्यूरोक्रेट्स रहा होगा, राजा रहा होगा, सामंत रहा होगा, तो उनके रहने का वेस्ट साइड में था। और कॉमनर्स के लिए, आम आदमी के रहने के लिए इस डायरेक्शन में यह व्यवस्था की गई थी, यानी पूर्वी दिशा में। यह इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक महत्वपूर्ण फीचर्स है। और इसमें फोर्टिफिकेशन हमको मिलता है, जैसे कि जो एलाइट ग्रुप था इसका एक फोर्टिफिकेशन की ऐसे व्यवस्था हुआ करती थी। ये फोर्टिफाइड था पूरा का पूरा किले के दौरान। और ईस्ट साइड का भी फोर्टिफिकेशन हमको मिलता है ऐसे। और इसका जो साक्ष्य मिलता है वह हमको जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्टार्टिंग फेज से ही मिलता है। तो अब ये प्रश्न की तरफ मैं आता हूं, ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में मैंने बताया, ठीक है। इसमें जो वेस्ट का साइड का है वो अधिकतर शहरों में हमको देखने को मिलता है, लेकिन कुछ इसके मैं बताऊंगा कि कहीं पर जो है ईस्ट में नहीं है, सिर्फ वेस्ट में है। और कहीं पर जो है दोनों जगह है, ऐसे भी है, और कहीं पर ऐसे भी है, तीनों की तरह से, ठीक है। लेकिन इसमें अभी मैं बताऊंगा कि जैसे कि फोर्टिफिकेशन का जो अर्ली जो रेफरेंस हमारे पास है, इसमें जो क्वेश्चन में दिया गया है, कोट दीजी, कालीबंगा, रोपड़ और कोट दीजी और रोपड़ दोनों, ठीक है। तो जो फोर्टिफिकेशन का साक्ष्य मिला है उसमें मैं नंबर ऑफ साइट्स में बता रहा हूं। उसमें से पहला तो है कोट दीजी। कोट दीजी भी फोर्टिफिकेशन पाया गया है। मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, कहाँ से, इसमें कम लिखा हुआ है, मैं ज्यादा बता रहा हूँ। तो फोर्टिफिकेशन का जो प्री हड़प्पन कल्चर में जो फोर्टिफिकेशन का जो साक्ष्य हड़प्पा है, फोर्टिफिकेशन का जो साक्ष्य है वो है, मैं साइट्स लिख दे रहा हूँ अलग अलग। कोट दीजी है, रहमान डेरी है, कोट दीजी है, रहमान डेरी है, रहमान डेरी है। इसके अलावा है तरकाई किला है, तरकाई किला है। इसके बाद कालीबंगा है, बनावली है, कालीबंगा है, बनावली। और इसके बाद है भिराना और भिराना के अलावा और भी धौलावीरा से भी हमको चीजें मिलती हैं। तो इतनी जो साइट्स हैं वहां से चीजें मतलब प्राप्त होती है। प्री हड़प्पन कल्चर की हुए वे साइट्स हैं जहां पर की फोर्टिफिकेशन का हमको साक्ष्य। अब यहाँ पर देखिए तो हमको दो जगह यहाँ पर दिखाई पड़ता है, एक है कोट दीजी और दूसरा है आपका कालीबंगा। कालीबंगा से भी मैंने लिखा है यहाँ पर कालीबंगा, कोट दीजी और कालीबंगा। हालांकि जो आंसर है वो कोट दीजी ही दिया हुआ है, इसका जो आंसर है वो है कोट दीजी, लेकिन यह आंसर मतलब कि जो है वो गलत दिया हुआ है। इसमें दो में हमको साफ मिलता है, ठीक है ना।
तो कोट दीजिए अपने आप में, एक कोट दीजिए यहाँ से भी सब मिलता है और कालीबंगा से भी मिलता है, जो कि किताबों में यह आंसर सिर्फ बी लिखा हुआ जो कि गलत है, दो में आंसर है, इसीलिए दोनों ऑप्शन सही, नीचे इसका कोई ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो ये दो का ऑप्शन सही है, दोनों में हमको प्री हड़प्पन कल्चर में फोर्टिफिकेशन के बारे में हमको मिलता है। ठीक है, अब थोड़ा सा कोट डीजी के बारे में जान लीजिए। कोट डीजी बहुत इंपॉर्टेंट साइट्स है, आईबीसी की सबसे इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में अगर चर्चा करें तो कोट डीजी है। कोट डीजी को कहा जाता है कि प्रीकर्सर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। प्रीकर्सर का मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो मेच्योर फॉर्म आता है वह हड़प्पा या मोहनजोदड़ो से नहीं आता है, वह आता है कोट डीजी से, कोट डीजी से। तो इसे इसीलिए कहा जाता है इसे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो पूर्ववर्ती सभ्यता है जहां से कि आईबीसी अपने मेच्योर फॉर्म में आती है वो कोट डीजी से आती है, न कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से आती। एक चीज और भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो से प्री हड़प्पन कल्चर का साक्ष्य नहीं मिलता है, यानी पूर्ववर्ती सभ्यता का हमको साक्ष्य नहीं मिलता है, वो मेच्योर फॉर्म में दिखाई पड़ता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट साइट्स है। तो कोट डीजी को प्रीकर्सर ऑफ द आईबीसी कहा जाता है, प्रीकर्सर ऑफ आईबीसी कहा जाता है, पूर्ववर्ती। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। अब मैं थोड़े से इसके ऑप्शन की तरफ मैं आता हूं कि जो ये क्वेश्चन है इसमें थोड़ा सा मैं और कुछ अलग क्वेश्चन और भी मैं आपको बताने जा रहा हूं जो कि इससे जुड़ा हुआ है। इसमें से जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसे आईबीसी की साइट्स हैं, आईबीसी में ओवरऑल में आप बात कर रहा हूं, सिर्फ मैं प्रीकर्सर की मैं बात कर नहीं, ओवरऑल में बात कर रहा हूं, कि जहां पर ट्रिपल फोर्टिफिकेशन है। ट्रिपल फोर्टिफिकेशन का मतलब कि जो पूरे शहर को 3 पार्ट को फोर्टिफाइड किया गया है। 3 पार्ट में यह इसका उत्तर है धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसी साइट है, इसको कहा जाता है कि ट्रिपल फोर्टिफिकेशन, यानी पूरे शहर को 3 भागों में फोर्टिफाइड किया गया है। जो वेस्ट का है यह भी फोर्टिफाइड है, जो ईस्ट का है यह भी फोर्टिफाइड है, और इसके बाद जो अदर पॉपुलेशन रही होगी उसको भी फोर्टिफाइड किया गया है। तो पूरे शहर को 3 पार्ट में फोर्टिफिकेशन का साक्ष्य हमको देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ट्रिपल फोर्टिफिकेशन, एविडेंस ऑफ द ट्रिपल फोर्टिफिकेशन इज फाउंड फ्रॉम द धौलावीरा, दैट इज फ्रॉम द गुजरात। गुजरात की धौलावीरा गुजरात में है। और धौलावीरा की जब भी हम चर्चा करेंगे तो कुछ चीजों के लिए धौलावीरा अजूबा है, अपने आप में भारतीय हड़प्पा कल्चर की एक अजूबा है। अजूबा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वाटर मैनेजमेंट का यहाँ जबरदस्त साक्ष्य मिलता है कि यहाँ पर चूंकि बारिश बहुत कम होती थी तो ऐसे 6 तालाब बनाए गए थे और हर तालाब एक वाटर चैनल से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर एक चीज और भी पाई गई है, ब्रोकन पिलर्स के साक्ष्य पाए गए। ब्रोकन पिलर्स का मतलब कि सिंधु घाटी सभ्यता को ये माना जाता था कि यहाँ पिलर्स के साक्ष्य नहीं है, लेकिन धौलावीरा एक साइट से जहां पर की ब्रोकन पिलर्स, जो कि चमकते हुए पिलर्स पाए गए हैं, उसका साक्ष्य यहां से हमको मिलता है। इसके अलावा चन्हूदड़ो एक ऐसी साइट्स है जो कि विदाउट फोर्टिफिकेशन है। चन्हूदड़ो में कोई फोर्टिफिकेशन नहीं पाया गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चन्हूदड़ो की जो साइट है विदाउट फोर्टिफिकेशन, ठीक है, विदाउट फोर्टिफिकेशन, ये विदाउट फोर्टिफिकेशन, इसमें किसी भी प्रकार का कोई फोर्टिफिकेशन नहीं किया गया है, विदाउट फोर्टिफिकेशन। यह भी अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया कि धौलावीरा ट्रिपल फोर्टिफिकेशन है, चन्हूदड़ो विदाउट फोर्टिफिकेशन है। ठीक है ना। और कोट डीजी है जो लार्ज फोर्टिफाइड सेटलमेंट है, और मैंने बताया कि इसमें जो सिटाडेल टाउन है दैट वाज आल्सो फोर्टिफाइड, एंड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द धौलावीरा which is the made for the commoners was also fortified। ठीक है, ये मैंने इस क्वेश्चंस के बारे में मैंने बताया। भिराना, मैंने आपको बताया भिराना जो है ये अपने आप में बहुत आईबीसी की सबसे ओल्डेस्ट साइट है। भिराना है आपका हरियाणा में है,
और सरस्वती नदी के किनारे वीराना इज द ओल्डेस्ट साइट ऑफ द IBC। तो इस प्रकार से हम देखने को मिलते हैं कि ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हम अगले क्वेश्चन की तरफ हम आते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका। ये दो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किया, अब थर्ड क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज द कि Which of the following is associated with the early Harappan sites? इसमें आपको पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सी साइट ऐसी है जो कि अर्ली हड़प्पन साइट्स है। कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और आलमगीर। ऐसे क्वेश्चन आपको ही नहीं सभी को जो है बड़े परेशान करते हैं कि ये क्वेश्चन वास्तव में बनते कहां से हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो अर्ली हड़प्पन साइट्स की एक लंबी लिस्ट है, अगर आप देखेंगे तो इसको एक बार आपको समझना ही पड़ता है। ऊपर मैंने बताया था कि करीब करीब 33 साइट्स ऐसी पाई गई हैं जो कि प्री हड़प्पन साइट्स को माना जाता है, और इसका जो विस्तार है वो भारत में, पाकिस्तान और अफगानिस्तान 3 साइट से इसको हमको इसका साक्ष्य मिलता है। तो आइए देखते हैं कि इसमें कौन सा इसका सही उत्तर है और कौन सा गलत है। तो इसका सही उत्तर है कालीबंगा। तो इसका सही उत्तर है कि अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन जो वो है, इसका उत्तर है कालीबंगा। अब कालीबंगा के बारे के अलावा जो दूसरा है मैं आपको बता रहा हूं कि जो कौन कौन सी इसमें है। इसमें से कालीबंगा के अलावा जो बनावली है, राखीगढ़ी है, कालीबंगा के अलावा अर्ली मैं बता रहा हूं ये है बनावली, राखीगढ़ी, इसके बाद है सुरकोटड़ा, पादरी, इसके बाद है कुनाल। ये सभी जो मैंने लिखा कालीबंगा के अलावा, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, सुरकोटड़ा, पादरी और कुनाल, ये सभी साइट्स इंडिया में है। ध्यान रखिएगा, ये सभी साइट जो है वो सभी की सभी इंडिया की साइट्स हैं, प्री हड़प्पन साइट्स है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये प्री हड़प्पन साइट्स हैं और ये साइट्स जो है इंडिया में ये मानी जाती है। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो अलग अलग साइट्स है इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि जो लोथल है, लोथल और आलमगीरपुर है और रोपड़ है। तो 1 बाय 1 मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले लोथल के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इसका कालीबंगा के बारे में आपको पता है कि कालीबंगा एक अपने आप में फेमस साइट्स मानी जाती है। यहाँ पर प्लाउड फील्ड, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ है, प्लाउड फील्ड। प्लाउड फील्ड का मतलब हो गया जुते हुए खेत। आपको ये फेमस ही क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ और भी, जैसे कि यहाँ पर आलतार के बारे में से भी साक्ष्य मिला है। आलतार का मतलब होता है कि अग्नि वेदिका में जो लगाया जाने वाला है उसे आलतार बोलते हैं। फायर आलतार अग्निकुंड में लगाया जाने वाला है। तो अब लोथल के बारे में लोथल ये भी गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात, ठीक है ना, गुजरात के अहमदाबाद में है। और यह किस लिए फेमस है? यह अपने लिए डॉकयार्ड के लिए फेमस है। डॉकयार्ड, ये डॉकयार्ड के लिए फेमस है। डॉकयार्ड का मतलब होता है बंदरगाह या पत्तन, इसे हिंदी में कहा जाता है। तो यह बंदरगाह या पत्तन के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है। और यह एक ऐसा लोथल पोर्ट है या बंदरगाह है जो कि विश्व का प्राचीनतम मैन मेड बंदरगाह है। मानव निर्मित विश्व का प्राचीनतम बंदरगाह क्या है? वो है लोथल। आपका अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यह साबरमती नदी से लिंक है। साबरमती आपको पता है नदी है, ये मध्य भारत से निकलती है और जाकर गुजरात तक चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि मध्य भारत के लोग अगर विदेश में जाना चाहते रहे होंगे अगर उस समय,
इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय, तो वो इस नदी के माध्यम से लोथल आराम से पहुंच सकते थे। लोथल एक ऐसा बंदरगाह है जहां से कि राष्ट्रीय, इंटरनेशनल ट्रेड और नेशनल ट्रेड दोनों की अच्छी कनेक्टिविटी मानी जाती है। यहाँ से क्वेश्चन एक और भी पूछता है कि जो ये बंदरगाह प्राप्त हुआ है, जो ये इसकी जो लंबाई चौड़ाई, ये 215 मीटर लंबा है। फोर्स 215 मीटर लंबा है, ऐसे ये है 215 मीटर लंबाई इसकी है। और जहां तक चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 35 मीटर्स इसकी चौड़ाई है। तो ये है पोर्ट्स, इसकी लंबाई चौड़ाई कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि जो पोर्ट है इसकी लंबाई चौड़ाई के बारे में क्या चीजें हैं। अब रोपड़ के बारे में मैं आपको बताऊं। रोपड़ पंजाब में है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। रोपड़ पंजाब में है, सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। और यह साइट इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भारत और पाकिस्तान का डिवीजन हो गया, यानी जब विभाजन हो गया, तो भारत और पाकिस्तान का डिवीजन होने के बाद यह एक पहली ऐसी साइट थी जिसका कि एक्सकवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की भारत सरकार के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई। इसीलिए रोपड़ अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है हमेशा यहाँ से। तो रोपड़ पूछा जाएगा तो दो चीजों के, एक इसके लोकेशन के बारे में और किस नदी के किनारे इसके बारे में पूछा जाएगा, तो इसको हमेशा आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद फिर अगला जो सेंटर है आपका आलमगीरपुर। आलमगीरपुर आपको पता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो ईस्टर्न बॉर्डर है, पूर्वी सीमा का एक केंद्र है। मोस्ट ईस्टर्न पॉइंट ऑफ द आईवीसी इज द आलमगीरपुर। ये पूर्वी सीमा का केंद्र है आलमगीरपुर। यह उत्तर प्रदेश में है, यह यूपी में है, यह हिंडन रिवर से कनेक्टेड है, यानी हिंडन नदी के किनारे यह प्राप्त है, हिंडन रिवर। और मेरठ डिस्ट्रिक्ट में है, मेरठ जिले में यह है। इसका जो फेस है वह लेटर हड़प्पन का फेस है, लेटर हड़प्पन का इसका फेस है, ठीक है। तो लेटर हड़प्पन का मतलब ये हो गया कि जो बात का बेचो टू डिक्लाइन फेस, ये आलमगीरपुर क्या है, बेचो टू डिक्लाइन। तो यहाँ से जो भी आपको पता है कि जब हड़प्पा सभ्यता की डिक्लाइन हुआ तो यह पूरे के पूरे आपका उत्तर प्रदेश के जो वेस्टर्न यूपी का हिस्सा है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग वहां से माइग्रेट होकर के ईस्टर्न यूपी के अलग अलग पार्ट्स में आकर के बस गए। और कुछ लोग महाराष्ट्र दक्षिण भारत में चले गए, कुछ लोग अफगानिस्तान में चले गए, और अदर नेक्स्ट जो डिफरेंट पार्ट्स में ये लोग क्या हो गए, स्कैटर्ड हो गए। उसमें से यूपी का भी नंबर आता है। तो वो जो आलमगीरपुर है ये इसी फेस को दिखाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा क्वेश्चन है, फ्रॉम वेयर द रिमेन्स ऑफ द प्री इंडस सिविलाइजेशन एंड द इंडस सिविलाइजेशन आर फ्रॉम। ये क्वेश्चन है कि उस जगह का नाम बताइए जहां की प्री इंडस यानी पूर्व हड़प्पा सभ्यता और इंडस सिविलाइजेशन दोनों जहां से प्राप्त होती है। ये इसका उत्तर है, 4 का क्वेश्चन का उत्तर है, ये है कालीबंगा। इसका उत्तर है 4 का है कालीबंगा। सेकंड इसका आंसर है, कालीबंगा से ये प्राप्त होता है, ठीक है। और इसमें से बनावली जो है, बनावली की जो लोकेशन है आपको मैंने पीछे में बता चुका हूं बनावली कहाँ पे है। इसमें जो रोजदी है, रोजदी गुजरात में है। ये है रोजदी कहाँ पे है, गुजरात। रोजदी कहाँ पे है, ये गुजरात में है, ठीक है। यहां से पोस्ट हड़प्पन का साक्ष्य मिला। ये है पोस्ट हड़प्पन साइट्स, ये है पोस्ट हड़प्पन साइट्स, ये पोस्ट हड़प्पन साइट्स। ठीक है, ये पोस्ट हड़प्पन साइट्स है, रोजदी गुजरात में है। और इसकी जो खुदाई करवाने का श्रेय जो है एक बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट है, उनका नाम पोसेल है। पोसेल ने इसकी खुदाई करवाई थी, ठीक है। पोसेल ने इसकी खुदाई करवाई थी रोजदी की अपने आप में, इसीलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। रंगपुर है, यह भी गुजरात में है, रंगपुर यह भी गुजरात में है।
और ये भादर नदी के किनारे, जहां तक हमको याद आ रहा है कि ये रंग गुजरात में है, और यह भी लेटर हड़प्पन की साइट है, लेटर हड़प्पन की साइट है। यह भी पोस्ट हड़प्पा का मतलब लेटर हड़प्पा, ये भी हो गया, ये भी लेटर हड़प्पा। ये दोनों साइट जो है लेटर हड़प्पा की साइट से। और जहां तक इसके बाद फिर आपका है बनावली और कालीबंगा। तो बनावली और कालीबंगा ये दोनों साइड, हालांकि उत्तर इसमें कालीबंगा लिया है, लेकिन जो है दोनों साइड बनावली को भी जो है प्री हड़प्पा से मेचोर हड़प्पा का जो फॉर्म हमको दिखाई पड़ता है। तो कालीबंगा भी इसका सही उत्तर है और बनावली भी सही। वेयर द फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ द प्री हड़प्पन इंडस सिविलाइजेशन एंड इंडस सिविलाइजेशन आर फाउंड, यानी मेचोर और फॉर्म दोनों का, तो बनावली और कालीबंगा यहाँ दो सही उत्तर है, जबकि किताब में लिखा हुआ सिर्फ कालीबंगा, जो कि गलत है पूरी तरीके से। ठीक है, तो ये दोनों साइड्स अगर आप देखेंगे तो इसमें ऑप्शन होगा ए वाला उत्तर सही होगा, सी का। ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इसका उत्तर सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The lowest deposit at the Banavali is related to which of the following culture? कि जो बनावली है वहाँ का जो सबसे नीचे का जो मलबा है, यानी जो साक्ष्य पाया गया है, उसका संबंध किससे है? बनावली का। तो इसका जो ये है कि प्री हड़प्पा का है, प्रारंभिक हड़प्पा का है, या विकसित हड़प्पा का है, या लेटर हड़प्पा का। इसमें 4 फेस इसमें माने गए हैं। ठीक है ना। तो पहले तो बनावली के बारे में जाने की, बनावली है कहाँ पे। ठीक है, तो ये जो बनावली है आपका, बनावली, ये बनावली हरियाणा में है, हरियाणा में है। ये जो ड्राइड सरस्वती, जो सूखी सरस्वती है, जो विलुप्त सरस्वती के किनारे यह प्राप्त हुआ है, विलुप्त सरस्वती नदी के किनारे है, और हरियाणा के फतेहाबाद जिले में है। फतेहाबाद जिला हरियाणा का है, वो वहां से ये जो है साइट्स यहां से पाई गई। ठीक है ना। इसके 3 फेस हैं, बनावली के 3 फेस हैं, 3 फेस, प्री हड़प्पन, इसके बाद मेचोर हड़प्पा, और इसके बाद डिक्लाइन हड़प्पा। ये तीनों फेस का जो साक्ष्य हमको है यहां से मिलता है। ठीक है, तो ये अपने आप में यह इसका उत्तर है कि इसमें तीनों फेस यहाँ से हमको मिलता है। प्री हड़प्पन का भी मिलता है, और मेचोर का भी मिलता है, और डिक्लाइन का मिलता है। यहाँ पर फोर्ट टाउन प्राप्त हुआ है, फोर्ट टाउन प्राप्त हुआ है, फोर्ट टाउन, और फायर आल्तार भी यहां से प्राप्त हुआ है, फायर आल्तार। ठीक है ना, इसे कहा जाता है अग्निवेदिका। फायर आल्तार को अग्निवेदिका कहा जाता है, यह भी यहां से प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से यह उत्तर जो है आपको दिखाई पड़ता है कि इसका उत्तर जो है इसके बारे में तीनों फॉर्म में हमको दिखाई पड़ता है। और ये है, तो ये टेक्निकली प्री हड़प्पन साइट्स, प्रारंभिक, विकसित और उत्तर। यहाँ भी एक उत्तर यहाँ फंस जाता है कि वास्तव में जब तीनों फेसेस को पाया गया है तो किस चीज को आप मतलब एग्री करोगे कि किस पे नहीं करोगे, ये बड़ा कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन तीनों फेस को मैंने आपको बताया कि ये तीनों फेस यहाँ से प्राप्त हुआ है। 2500 से 2300, देखिए मैं लिख दे रहा हूँ आपको, 2500 से 2300 का फेस एक पहला फेस है, दूसरा है 2300 से 1700, 2300 से 1700, और इसके बाद 1700 से बाद का जो फेस ये है। तो लेकिन बहुत से लोग इसको बनावली को प्री हड़प्पन फेस नहीं मानते हैं, प्री हड़प्पन फेस नहीं मानते हैं, लेकिन 2 फेस को आप मान ही सकते हो यहाँ पर इसको। ठीक है, बाकी आप इसके लिए जो एडवांस क्वेश्चन है आप उसको देख सकते हैं, चीजों को ले लेते हैं। अब 6वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि गलत दिए रहते हैं, इसको लिए इसको करेक्ट करना भी बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग आगे
क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोटो हड़प्पन कल्चर। अब यहाँ पर प्रोटो हड़प्पन कल्चर कौन सी नहीं है, प्रोटो हड़प्पन कल्चर है क्या, पहले तो आपको यही जानना पड़ेगा कि व्हाट इज द प्रोटो हड़प्पन कल्चर। प्रोटो हड़प्पन कल्चर किसे कहा जाता है, यह जानेंगे तभी आप चीजों को लिख पाएंगे। ठीक है, यह है विच अमंग फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोटो हड़प्पन कल्चर। यह कौन सी ऐसी सभ्यता है जो कि प्रोटो हड़प्पन कल्चर नहीं है। ये 6 क्वेश्चन है। तो छठवां जो हड़प्पन कल्चर का इसका उत्तर है, इसमें आगे मैं देखूंगा कि प्रोटो हड़प्पन कल्चर किसे कहा जाता है, प्रोटो हड़प्पा का मतलब क्या है। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है डी, उत्तर सही इसका है डी, जोग कल्चर है, जोग कल्चर। ये प्रोटो कल्चर नहीं है। अब मैं आगे बताऊंगा कि आपको प्री, प्रोटो और इसके बाद पोस्ट, ये 3 प्रकार का चीजें हैं। मैं आगे बताऊंगा कि प्री, पोस्ट और प्री होता है, इसके बाद प्रोटो होता है, इसके बाद फिर जो मैच्योर डिक्लाइन फेज होता है, प्री, प्रोटो और हिस्ट्री 3 पार्ट पे बटा हुआ है। ठीक है ना। अब प्री जो आपका है, देखिए पहले इसको समझ लेते हैं। तो प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है, प्री, ये है प्री हिस्ट्री, 3 प्रकार का ये डिवीजन है हिस्ट्री का, प्री हिस्ट्री। दूसरा है प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, और तीसरा है हिस्ट्री। ये 3 चीजें हैं जो कि आपको समझना है। अब प्री हिस्ट्री क्या है, प्री हिस्ट्री का मतलब होता है कि जब मानव धरती पर प्रकट हुआ, जो भी मानव धरती पर प्रकट होने की जो एज मानी जाती है, करीब 2.6 मिलियन, यानी करीब 2.6 लाख ईयर बैक, ये मानव की प्रेजेंस जो है इतने साल पहले देखी जाती है। और तब से लेकर के सिंधु घाटी सभ्यता के ठीक पहले, ठीक है ना, बिफोर इंडस वैली सिविलाइजेशन, बिफोर आईबीसी, ये जो है इसे प्री हिस्ट्री कहा जाता है, इसे कहा जाता है प्री हिस्ट्री। अब प्री हिस्ट्री से रिटन हिस्ट्री के बीच का जो टाइमिंग है, इसके बीच यानी इसमें आईबीसी आ जाएगी, और इसके बाद फिर रिटन जो लिखने की कला का ज्ञान होता है, तो आफ्टर द, इसमें जो आएगा कि पीरियड बिटवीन द प्री हिस्ट्री एंड रिटन हिस्ट्री, पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री टू रिटन हिस्ट्री के बीच का जो टाइमिंग है वो उसको माना जाता है ये का समय। और हिस्ट्री का जो टाइमिंग है, इसकी टाइम करीब आती है 500 बीसी तक आती है। ठीक है ना। और हिस्ट्री की जो टाइमिंग है वो 500 बीसी से लेकर के नाउ, ये डिवीजन से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को समझ सकते हैं कि विच अमॉन्ग इज द फॉलोइंग इज नॉट द प्रोटो हड़प्पन हिस्ट्री। प्रोटो हड़प्पन का मतलब हो गया कि जो हड़प्पा के कंटेम्परेरी जो भी कल्चर्स रही होगी उसको लेकर के मैंने आपको बताया। ये हिस्ट्री का एक डिवीजन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना, कि हिस्ट्री का डिवीजन क्या है, कैसे है चीजों को लेकर। हिस्ट्री का एक डिवीजन और भी है जो कि मेटल के आधार पर आधारित, आपको पता ही है। जैसे कि कहा जाता है कि पैलियोलिथिक एज है, मेसोलिथिक है, नियोलिथिक एज है, ठीक है, फिर कॉपर एज है, ब्रोंज एज है और आयरन एज है। 3 प्रकार का ये जो डिवीजन मैंने आपको बताया। तो इसका जो उत्तर है 30, ये जो इसका क्वेश्चन है 6 नंबर का, मैंने आपको बताया कि 6 का डी क्वेश्चन सही है। 6 का डी, इसे प्रोटो कल्चर इसे नहीं माना जाता है, ये क्वेश्चन ये इसका सही उत्तर। ठीक है, अब चलते हैं 7वें 7 क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं कि 7वां क्वेश्चन इसका क्या है। ठीक है,
कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हड़प्पन कल्चर। इसके बारे में, हड़प्पन कल्चर के बारे में ये है कि इसके बारे में चीजें क्या है। Consider the following statement about the Harappan culture. The Harappan culture matured in the Sindh and Punjab. इसका जो मेच्योर होता है वो सिंध और पंजाब के बीच में होता है। It is spread from the there to the south west and eastward. ये तीसरा है the area where it is spread was the bigger than the Egypt and the Mesopotamia. ये इसका कुछ इसका होता है कि सही है, ये सभी ऑप्शन सही है। The concept of following statement were wrong. The culture matured in Sindh, ये भी क्वेश्चन सही है। The spread from the south west to the east west. साउथ वेस्ट का मतलब कि दक्षिण से लेकर के या पूर्व की तरफ इसका फैला हुआ, ये भी सही अपने आप में है। तीसरा है कि द एरिया वेयर इट इज स्प्रेड वाज द बिगर देन द, ये भी सही है। इसका आंसर सही नहीं लिखा हुआ, लेकिन इसका आंसर सातवां का होना चाहिएगा। इसमें तीनों ऑप्शन सही हैं, दो ऑप्शन सही, इस तरीके से चीजों को होना चाहिए। इसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 8वें क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं कि ये 8वां क्वेश्चन इसका क्या है। The area where it is spread, in the Mesopotamian records, which one of the following terms was used for the Indus Valley? कि मेसोपोटामिया के रिकॉर्ड में इसमें से कौन सा शब्द सिंधु घाटी सभ्यता के लिए प्रयोग किया गया है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इसमें से बहुत बड़ा क्वेश्चन, ये आसान सा क्वेश्चन है। मेलुहा शब्द का इसमें इस्तेमाल किया गया है। मेलुहा, कि मेलुहा शब्द जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के लिए शब्द किया गया है। इसमें जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ कि जो मेसोपोटामिया आज का इराक है, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो मेसोपोटामिया है वो आज का इराक है, ये आज का इराक है, इसे कहा जाता है। और उस समय सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय जो ट्रेड होता था वो IBC से होता था। सिंधु घाटी सभ्यता से इनका आपस में ट्रेड होता था, व्यापार होता था। इराक के कुछ शहर ऐसे हैं जिसमें कि है दिलमुन, जो उनके सिटीज थे, उर है, किश है और बेबीलोन। उर, किश और बेबीलोन, उर, किश और बेबीलोन, ये उस समय के सिटीज थे। यहाँ से IBC की जो है सिंधु घाटी सभ्यता की सील्स पाई गई हैं, यानी मोहरें पाई गई IBC की, यहाँ से सील्स पाई गई हैं। और उस सील्स में जो सिंधु घाटी सभ्यता, इससे ये प्रूव होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की का वहाँ के लोगों के बीच में ट्रेड यानी व्यापार होता था, ये दिखाया गया है। अब हम अपनी पॉइंट की तरफ हम आते हैं कि वहाँ का एक राजा था, इसे कहा जाता था सारगान ऑफ द अक्काड। ये राजा का नाम था सारगान ऑफ अक्काड, ये राजा का नाम था। और जो चूंकि मेसोपोटामिया का जो डेट है वो क्लियर हो चुकी है, वहाँ की लैंग्वेज भी क्लियर हो चुकी है, लोग जान चुके हैं वहाँ की भाषा आज नहीं है। इसका जो टाइमिंग है 2270 से लेकर के 2270 से लेकर के, और इसकी जो टाइमिंग है 2215, इस राजा की टाइमिंग है BC, ये टाइमिंग। इसका मतलब है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो व्यापार होता था उस पीरियड में होता था। अब ये इसका एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है, इस राजा का एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है। वह अपने इंस्क्रिप्शन में यह लिखता है कि जो हमने, यानी अपने को कहता है कि हमने टिम्बर, कार्लेनियन और आइवरी, ये 3 चीज प्रोडक्ट का मतलब विवरण मिलता है। इसका टिम्बर, कार्नेलियन, टिम्बर हो गया, कार्नेलियन हो गया, और इसके बाद फिर आइवरी। आइवरी का मतलब हो गया हाथी का दांत, और कार्नेलियन जो है ये होता है आपका का जो स्टोन होता है, कीमती स्टोन होता है। तो अपने इंस्क्रिप्शन में ये लिखता है कि मैं जो टिम्बर है, और टिम्बर में भी जो लोग मंगाते थे देवदारू जो कि जम्मू कश्मीर में होता था, वो टिम्बर, ऐसे इसकी बात हो गई है। तो वह टिम्बर, कार्नेलियन मैंने जो बताया कि ये स्टोन का होता था, आइवरी हाथी के दांत, वह वहां से
मेलुहा से इंपोर्ट करता था, मेलुहा। अब यहाँ पर 3 नाम दिया गया है, एक है मेलुहा, दूसरा है दिलमुन और मगन। ये 3 शब्द का प्रयोग किया गया, सीधे मेलुहा नहीं लिखा गया है। ये है दिलमुन, 3 नाम है और तीनों सीक्वेंस में है, मेलुहा, दिलमुन और मगन। मेलुहा, दिलमुन और मगन, ये 3 टाउन्स का नाम लिखा गया है। उसमें से इतिहासकारों का ये मानना है कि मेलुहा जो शब्द है वह सिंधु घाटी सभ्यता के लिए वह डिनोट किया गया है, ठीक है ना। तो उसका रीजन है कि टिम्बर, कॉर्नेलियन और आइवरी न तो दिलमुन में पाया जाता है न तो मगन में पाया जाता है। आज से बहरीन है, इसको बहरीन से कुछ लोग दिलमुन को बहरीन से कनेक्ट करते हैं और अलग चीजों से करते हैं। तो ये आपका सही उत्तर है, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा कि इंडिया और भारत और मेसोपोटामिया यानी आईबीसी, सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया के बीच में ट्रेड होता था। सारगोन ऑफ द अक्काड वहां राजा था, वह सिंधु घाटी सभ्यता से टिम्बर, कॉर्नेलियन और आइवरी को क्या करता था, इंपोर्ट करता था। यहाँ की जहाजें जो है वो वहां पर जाया करती थी। और उसका कोटेशन है, द शिप्स फ्रॉम द मेलुहा, द शिप्स फ्रॉम द मगन, द शिप्स फ्रॉम द दिलमुन as being imported from the different ये ऐसे मतलब कहता है कि यहाँ की जो जहाजें थी हमारे देश में आती थी और इन जहाजों से हम अलग अलग चीजों को यहाँ से क्या करते थे, इंपोर्ट करते थे। अगला जो क्वेश्चन है 9th क्वेश्चन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं 9th क्वेश्चन के बारे में। ये है द पीक टाइम ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज 1000 to 600 BC, 2225 to 7 ये है 1500 से ये। लेकिन आपको ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको पता है। इसका जो उत्तर है आपका ये है 9 का बी, यह अपने आप में यह सही उत्तर है। 9 का बी जो उत्तर है यह अपने आप में सही उत्तर है, ठीक है। तो 9B का 9B ये मेच्योर फॉर्म है, ये सिंधु घाटी सभ्यता का यह मेच्योर फॉर्म माना जाता है। दिस इज द मेच्योर फॉर्म फ्रॉम द आईबीसी। अब थोड़ी सी हम लोग इसको जानना पड़ेगा कि ये जो फेस है, बहुत से जो इतिहास के विद्यार्थी हैं उनको ये पता नहीं चलता है कि इसका कौन सा, इसको कितने पार्ट में बांटा गया है आईबीसी में। तो मैं आपको बता के दिखा देता हूँ। इसको प्री हड़प्पन कहा जाता है। प्री हड़प्पन का टाइमिंग क्या है? इसके बाद अर्ली हड़प्पा, इसके बाद मेच्योर हड़प्पा, इसके बाद पोस्ट हड़प्पा, इसके बाद जो अगला फेस आता है लेटर हड़प्पा, इसके बाद आता है पोस्ट हड़प्पा। ये पूरे इस पीरियड को इतने पार्ट में बांटा गया है, अलग अलग पार्ट में बांटा गया है, क्योंकि आपको समझने की जरूरत है। प्री हड़प्पा, अर्ली हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा, लेटर हड़प्पा और पोस्ट हड़प्पा। अब प्री हड़प्पा का जो टाइमिंग है वो है 7000 से लेकर के 5500 BC। 7000 से लेकर के 5500 BC ये टाइमिंग है। और इस टाइमिंग में जो प्री हड़प्पन की साइट्स हैं आपको पता है, जैसे कि जो बलूचिस्तान की कुछ साइट्स है, राखी गढ़ी है, भिराना है, ठीक है। तो जहां से गेहूं का, जौ का और कॉटन का सबसे पहले प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया, और सारी प्री हड़प्पन साइट्स में गिर गया। अर्ली हड़प्पा साइट्स है 5500 से लेकर के 2800 BC, ठीक है। ये अर्ली हड़प्पा इसे कहा जाता है। इस क्लासिफिकेशन को जानना बहुत जरूरी है। मेच्योर का है 2800 से 2900, 2800 से ये आपका हो गया। ये वाला जो फेस है बहुत लोग 2250 से लेकर के लिखते हैं, तो आज जो इसका फेस है 2800 से 1900 माना जाता है। इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन हुआ है, ये मॉडर्न में बता रहा हूँ। मॉडर्न जो वर्तमान दृष्टिकोण है मेच्योर फॉर्म, इसको मैं आपको बता रहा हूँ। लेटर हड़प्पा का है 1900 से 1500 है, 1900 से 1500 का एक फेस है।
और ये वाला है पोस्ट हड़प्पा का है 1500 से 500, 1500 से लेकर के 500 पर टाइमिंग है। ये है आपका पोस्ट हड़प्पा का टाइमिंग। इसको आप लोग पेन डाउन कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं 10वें क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमसे हम लोग आते हैं। ये आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है क्वेश्चन, जो कि आपको मैंने ये बताया है, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। मेन सोर्स ऑफ द नॉलेज अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसका मुख्य रूप से इसका स्रोत क्या है, तो इसको लेकर के the main source of the knowledge about the Harappan civilization is the rock inscriptions on the terracotta seals और archaeological excavations और all the above। इसमें से जो पूछता है कि इसका हड़प्पा सभ्यता का जो मुख्य स्रोत है क्या है, तो शिलालेख का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन को शॉर्ट आउट करने के पहले थोड़ा सा हम लोगों को देखना भी पड़ेगा कि इसको हम लोग कैसे करें, ठीक है। तो इसमें ये हो नहीं सकता है। और मृण मुद्राओं की मुहरों पर लेख ये पाया गया है, ये सही पाया गया है, ये है। मैं आपको बताऊंगा ये क्यों नहीं हो सकता है। इसके बाद पुरातात्विक खुदाई, इसमें से अगर हम दोनों के बीच में कंपैरेटिव देखेंगे तो ये जो भी चीजें प्राप्त हुई हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन से ही प्राप्त हुई है टोटल, ठीक है। यह इसका एक हिस्सा है, इसीलिए उत्तर हो गया आपका सी कुल मिलाकर के। तो यह क्वेश्चन अपने आप में सही है, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कि द फर्स्ट अटेंशन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स द ह्यूज माउंट्स ऑफ द हड़प्पा, कि सबसे पहले हड़प्पा का जो माउंट था, जो टीला था, उसकी खोज यानी उसका पता सबसे पहले किसने लगाया। 4 ऑप्शन बहुत इजी ऑप्शन है, चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम और सर जॉन लार्सन। ये 3 ऑप्शन और भी, एक ऑप्शन और आगे है, इसको भी हम आपको चर्चा करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन है और मार्टिमर व्हीलर, ये है मार्टिमर व्हीलर, ठीक है। तो द फर्स्ट अटेंशन वाज ड्रॉन टुवर्ड्स द ह्यूज माउंट ऑफ द हड़प्पा, हड़प्पा को का जो माउंट था उसका ध्यान सबसे पहले किस व्यक्ति ने इसका पता लगाया। इस पर मैंने एक बहुत अच्छा अपना वीडियो बनाया हुआ है और आपको YouTube पर ही है वो, आप उसको देख लीजिएगा, वहां से आपको सारी बातें समझने के लिए आ जाएंगी। पूरा डिटेल मैंने लिखाया है कि जब हड़प्पा का जो एक्सकवेशन हुआ 1921 में, तो उसके पहले जो 1824 से लेकर के उसकी हिस्ट्री क्या है, कहाँ कौन कौन विजिट किया, वहां पर किसने किसको क्या मिला, मुहर मिली, किसने अपने इंस्क्रिप्शन को पब्लिश कराया, इन बहुत सी बातों के बारे में मेरा जो लेक्चर है वीडियो का, आप उसको जरूर देखिए, वहां से पूरा इसका बहुत डिटेल्ड आपको क्वेश्चन का उत्तर यहाँ से मिल जाएगा। लेकिन उसमें से मैं फिर भी कुछ नाम मैं बता रहा हूँ कि किन किन लोगों ने यहाँ पर विजिट किया पहले। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसका सही उत्तर है चार्ल्स मैसन, ठीक है ना। तो 1829 में सबसे पहले क्या किया, चार्ल्स मैसन ने वहां पर चार्ल्स मैसन का ये असली नाम चार्ल्स मैसन नहीं है, आर्मी का ईस्ट इंडिया कंपनी का दरोड़ा था, और यहाँ पर ये आर्कियोलॉजिस्ट बन जाता है, ट्रैवलर बन जाता है, जिसको कि यहाँ माउंट यहाँ पर दिखाई पड़ता है। दूसरा जो व्यक्ति यहाँ पर विजिट किया वो है अलेक्जेंडर बर्न्स। 1831 में अलेक्जेंडर बर्न्स ने यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पर इसने विजिट किया। इसके बाद जो अगले जो बंदे हैं यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि मुल्तान और लाहौर के बीच में जो एक है लाइन बिछाई जा रही थी 1850 में एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मुल्तान और लाहौर के बीच में रेलवे का ट्रैक बिछाया जा रहा था उस समय। तो इस ट्रैक के बारे में जब बिछाया जा रहा था तो यहाँ की जो ब्रिक्स निकल रही थी, जो ईंटें निकल रहा था, वो ईंटों का इस्तेमाल जो यहाँ पर किया गया था। तो उसी समय सिंधु घाटी सभ्यता की बहुत सी ईंटों का पता चला और चीजें बहुत उभर करके सामने आ गई। इसके बाद
1857 और 1856 का जो टाइम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। 1856 और 18, इसमें अलेक्जेंडर कनिंघम का नाम भी बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो इन्होंने यहाँ पर क्या किया, विजिट किया था 1860 में। अलेक्जेंडर कनिंघम को जो है ASI का फादर भी, भारत में पुरातत्व का पिता भी माना जाता है। इनको पुरातत्व, भारतीय जो आर्कियोलॉजी है, ही इज द नोन एज द फादर ऑफ द इंडियन आर्कियोलॉजी। भारतीय पुरातत्व का इन्हें पिता भी कहा जाता है। इसको ध्यान से कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है ना। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड 1861 को यहाँ पर जो है इसको स्थापना यहाँ पर की गई थी। तो ये इनका नाम बड़े ही अपने आप में इम्पोर्टेंट है। मैं कनिंघम के भी बारे में बताया। अब अगला जो आंसर इसमें सर जॉन मार्शल के भी बारे में मैं आपको बता दूं। सर जॉन मार्शल, मैं पीछे बता चुका हूँ सर जॉन मार्शल के बारे में, ठीक है। तो सर जॉन मार्शल का जो टेन्योर है 1902 से 1928, पीछे मैं आपको लिखवा चुका हूँ, इसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। और इनका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। इसके बाद अगले व्यक्ति हैं मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर का जो, ये भी इंडिया के जो है डायरेक्टर जनरल थे, डीजी, ये भी डीजी रहे हैं ASI, इसके हैं ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो मार्टिमर व्हीलर जो है ये भी डीजी रहे हैं 1944 से 48, 1944 से 48 तक ये ही वाज द डीजी ऑफ द ASI, ये डीजी रहे हैं। और मैंने बताया कि मार्शल भी रह चुके हैं, सर मार्टिमर व्हीलर भी रह चुके हैं, कनिंघम भी रह चुके हैं, और ये तीनों लोग जो है इसके मतलब इम्पोर्टेंट लोग हैं, ठीक है ना। और मार्टिमर व्हीलर के बारे में थोड़ा सा मैं आपको चीजों को मैं और बता दूं। मार्टिमर व्हीलर पहले ऐसे बंदे थे जिन्होंने आर्यन अटैक की थ्योरी को क्या किया, इनको इस्टेब्लिश करने में मार्टिमर व्हीलर का बहुत ही बड़ा योगदान है। आर्यन अटैक की जो थ्योरी है, आर्यन अटैक की जो थ्योरी है उसको स्थापित करने में मार्टिमर व्हीलर का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और इन्होंने जो इंद्र है, इंद्र के बारे में ऋग्वेद में भी चर्चा मिलती है। इंद्र को पुरंदर कहा गया है, यानी जो पूर्व को जो नाश करने वाला, जो नगरों को नाश करने वाला। इन्होंने कहा कि जो IBC है सिंधु घाटी सभ्यता है, और इंद्र को आर्य माना गया है, और ये लोग बाहर से आए थे, इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता का इन्होंने विनाश कर दिया। यदि विनाश करके आर्यों ने भारत में अपनी कल्चर को क्या किया, स्थापित किया, ठीक है ना। तो ये है आगे जो मेरा लेक्चर उसमें होगा कि अब इसमें यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा सभ्यता 1859 मैंने आपको लिखा हुआ 1829, तो 1829 से लेकर के 1921 तक के बीच में हड़प्पा की जो साइट्स है यहाँ पर बहुत से लोगों ने विजिट किया, और विजिट करने के बाद अलग अलग चीजों के बारे में पता लगाया, ठीक है ना। और हड़प्पा को अधिकतर लोग जानते ये थे कि यह जो है एक बुद्धिस्ट साइट है, लेकिन एक व्यक्ति थे और उनका नाम था हीरानंद शास्त्री, ठीक है ना। तो हीरानंद शास्त्री वाज द फर्स्ट पर्सन हु सेड दैट द माउंट ऑफ द हड़प्पा इज नॉट बुद्धिस्ट बट इट इज द नॉन बुद्धिस्ट साइट। तो इसको याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हीरानंद शास्त्री was the first person who said that the Mount of the Harappa is not Mount of the Harappa is not a Buddhist site, but it is the non-Buddhist site। यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो हड़प्पा का माउंट था, हड़प्पा का टीला था, यह नॉन बुद्धिस्ट साइट है। यह कहने वाले ये पहले व्यक्ति थे। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेम ऑफ द टू इंडियंस इज एसोसिएटेड विद द एक्सप्लोरेशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है।
और ये है उस दो भारतीयों का नाम बताइए जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के एक्सप्लोरेशन यानी खोज से वो अच्छी तरीके से संबंधित हैं। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा उसको फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। उसमें से आप राधाकांत बनर्जी, सर जॉन मार्शल, माधव स्वरूप और ठीक है। तो इसमें राखालदास बनर्जी एंड राखालदास बनर्जी, इसका सही उत्तर यही है, ठीक है। राखालदास से गलत लिखा हुआ है, राधाकांत बनर्जी नहीं, ये गलत लिखा है, ये गलत लिखा है। राखालदास बनर्जी है, गलत लिख दिया गया है। राखालदास बनर्जी ये सही साइड है। सर जॉन मार्शल और क्या है रमेश प्रसाद, ये गलत है। ललित श्रीवास्तव, दिस इज आल्सो गलत। और माधव स्वरूप वत्स एंड द वी राव। इसमें से जो माधव स्वरूप वत्स, MS वत्स और वी राव, ये दो व्यक्तियों के बारे में भी थोड़ा सा आपको जानना जरूरी है। MS वत्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है ठीक जैसे कि 1921 के बाद माधव स्वरूप वत्स को भी हड़प्पा सभ्यता की एक्सकेवेशन कराने में इनका सहयोग रहा है। हड़प्पा की खुदाई इन्होंने भी करवाई है, लेकिन आफ्टर 1921 के बाद जो खुदाई हुई, कई लोगों ने खुदाई कराई, उसमें से इनका भी नाम इम्पोर्टेंट है। इसमें से एक नाम और भी है, रंगनाथ राव। अब रंगनाथ राव के बारे में मैं आपको बताऊं, यह भी इनका भी नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, रंगनाथ राव के बारे में, ठीक है। रंगनाथ राव, रंगनाथ राव ऐसे थे कि दो जगह की इन्होंने खुदाई करवाई थी। एक है लोथल, इन्होंने लोथल की खुदाई करवाई थी, और भीम बेटका, सॉरी बेट द्वारिका, बेट द्वारिका, बेट द्वारिका, बेट द्वारिका जो है, जो कृष्ण का जो द्वारिका का स्थल है, यह दो चीजों की इनकी खुदाई करवाने का श्रेय जाता है आपका इसको माधव सॉरी वी राव को जो है नहीं सॉरी रंगनाथ राव, रंगनाथ राव को मैं बता रहा हूँ, ये है रंगनाथ राव, ठीक है। रंगनाथ राव ने लोथल, ये है रंगनाथ राव ने लोथल और बेट द्वारिका की क्या किया था, खुदाई इन्होंने करवाया, ठीक है। और वी राव का जो कंट्रीब्यूशन है, इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री की बहुत अच्छी किताब लिखी हुई, जो अधिकतर लोगों को पता नहीं है। इन्होंने वर्ल्ड हिस्ट्री की एक बहुत अच्छी किताब लिखी हुई है, जो कि यह किताब आपको गूगल पे मिल जाएगी। बहुत अच्छी किताब है, गूगल की किताब है वर्ल्ड हिस्ट्री की। वर्ल्ड हिस्ट्री में बहुत अच्छी ऐसी किताबें आती जो कि बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी किताब लिखी है, मानी जाती है, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा बताया। अब अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या क्वेश्चन हमारा है। कि इंडस वैली सिविलाइजेशन इज एसोसिएटेड विद प्री हिस्टोरिक स्टेज, हिस्टोरिक स्टेज, पोस्ट हिस्टोरिक और द ऑफ द एवर। ये 13वां नंबर है, 13वां का जो क्वेश्चन है वो है 13 का बी। ये आपका सही क्वेश्चन है, दिस इज द राइट क्वेश्चन। हिस्टोरिक एज का इसको माना जाता है, ये है, ठीक है। 13 का जो बी है, आपको मैंने बताया कि ये जो क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था उसके बारे में 13 का बी इसका सही उत्तर है। ऐतिहासिक एज की जो शुरुआत होती है यहाँ से होती है हिस्टोरिकल एज की, ठीक है। प्रागैतिहासिक नहीं माना जाता है, ऐतिहासिक भी, उत्तर ऐतिहासिक भी मानना ये भी ठीक नहीं है, ये अपने आप में इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेड एज बाय द हड़प्पन सिविलाइजेशन। इसमें से कौन सा नगरीकरण के बारे में माना जाता है? द्वितीय नगरीकरण, तृतीय है, प्रथम है और चतुर्थ है। ये अर्बनाइजेशन के बारे में एक बड़ा चैप्टर है कि फर्स्ट अर्बनाइजेशन
अर्बनाइजेशन के बारे में जो प्रक्रिया है, इंडिया का जो पहला शहरीकरण हुआ था, फर्स्ट अर्बनाइजेशन, ये है फर्स्ट अर्बनाइजेशन जो माना जाता है, वो है आपका हड़प्पा को माना जाता है, IBC का। सेकेंड जो अर्बनाइजेशन है वो है आपका महात्मा बुद्ध के पहले का टाइमिंग है, महात्मा बुद्ध के पहले का है। ये प्रक्रिया 1000 BC से ही शुरू हो गई थी और उसके बाद बुद्ध के समय यह प्रक्रिया अर्बनाइजेशन की अपने टॉप पर पहुंच गई थी, अर्बनाइजेशन की प्रोसेस। ठीक है। तीसरा जो अर्बनाइजेशन माना जाता है वह बहुत लोग, इरफान हबीब जैसे लोग मिडल एज में मानते हैं कि मध्यकाल में जो अर्बनाइजेशन की प्रक्रिया शुरू हुई, मध्यकाल में। ठीक है। और चौथा जो अर्बनाइजेशन है वो जो है प्रेजेंट यानी वर्तमान काल को माना जाता है, प्रेजेंट एज को माना जाता है, जो कि ये 4 प्रकार के अर्बनाइजेशन इंडिया में दिखाई पड़ते हैं। ठीक है। तो ये है और आगे देखते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन है, 14 क्वेश्चन है और हमको लगता है कि 14 जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया ये 14 ही क्वेश्चन नहीं बल्कि करीब 50 क्वेश्चन के अधिक मैंने आपको कराया। अगले क्वेश्चन की सीरीज है जैसे आगे बढ़ती रहेगी और कुछ नई नई बातें हम आपके सामने लेकर के प्रस्तुत होते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।